एक बहुत मशहूर विचारक का कहना था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। और आज हम विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी ही एक छलांग की बात कर रहे हैं जहां कल्पना ने, शायद थोड़ी कला ने भी नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ कमाल कर दिखाया है। हाँ बिल्कुल। कभी कभी जवाब बिल्कुल अनपेक्षित जगहों से आते हैं। सही कहा। तो आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं एटॉमिक स्टेंसिलिंग की। एटॉमिक स्टेंसिलिंग। हाँ, ये एक बिल्कुल नई तकनीक है। इसके जरिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि बहुत ही छोटे, मतलब सोने के नैनो कणों पर अपनी मर्जी के पैटर्न बना रहे हैं, लगभग जैसे पेंट कर रहे हो। नैनो लेवल पर पेंटिंग। बिल्कुल। और ऐसा करने से इन कणों को नए और बड़े दिलचस्प गुण मिल जाते हैं। जी। और ये जो हमारी चर्चा है, ये नेचर जर्नल में अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है, उस पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि ये तकनीक क्या है, क्यों इतनी अहम है। हाँ, और इसके भविष्य में क्या उपयोग हो सकते हैं। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी वैसे भी चर्चा में रहती है और ये एक बड़ा कदम लगता है। शायद हमारे जो श्रोता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। मतलब ये कितने छोटे होते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। नैनो पार्टिकल्स, जैसा नाम से ही पता चलता है, नैनो स्केल पर होते हैं। मतलब हमारे एक बाल की जो मोटाई होती है ना, हाँ। उससे भी हजारों गुना छोटे। आप अंदाजा लगाइए। बाप रे, इतने छोटे! तो अगर इनसे कुछ बनाना हो, मान लीजिए कोई जटिल मशीन, पर आपके पास सारे पुर्जे, सारे बिल्डिंग ब्लॉक एक जैसे हों, तो मुश्किल होगी ना? हाँ, ये तुलना काफी अच्छी है। जैसे लेगो और ब्रिक्स हों, पर सारे के सारे बिल्कुल एक ही तरह के। आप उनसे कुछ खास, कुछ जटिल नहीं बना सकते। वैज्ञानिकों के सामने नैनो टेक्नोलॉजी में यही एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा। क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं, ये भविष्य की कई तकनीकों के लिए, जैसे दवाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऊर्जा है, इनके लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब इनसे कुछ जटिल और काम की चीज बनानी हो। उसके लिए हमें चाहिए ऐसे नैनो पार्टिकल्स जिनकी सतह पर, मतलब सरफेस पर, अलग-अलग हिस्से हों, जिन्हें हम पैच कह सकते हैं। पैच मतलब जैसे कपड़ों पर पैच लगाते हैं, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पैच तय करते हैं कि ये कण आपस में कैसे जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, किस एंगल पर, और फिर ये मिलकर कैसी बड़ी संरचना बनाएंगे। तो ये पैच एक तरह से कनेक्टर्स या गोंद का काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऐसे पैची नैनो पार्टिकल्स बनाना, खास तौर पर जिनमें पैच बिल्कुल सही जगह पर हो, सही आकार के हो, और ये सब बड़ी मात्रा में, मतलब लाखों करोड़ों एक साथ बनाना, ये बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो ये मुख्य बाधा थी। हाँ बिल्कुल। पहले भी कुछ तरीके थे पैची कण बनाने के, लेकिन उनमें वो सटीकता नहीं थी। या तो कण एक जैसे नहीं बनते थे, उनमें बहुत वेरिएशन होता था, या फिर बहुत कम मात्रा में बन पाते थे। तो अगर आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ही ठीक न हो, तो उनसे कोई अच्छी इमारत कैसे बनेगी? सही बात है। यहीं पर ये नई खोज, ये एटॉमिक स्टेंसिलिंग काम आई। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इसका आइडिया, जैसा आपने शुरू में कहा, कहते हैं एक आर्ट क्लास से आया। सच में? आर्ट क्लास से। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के कुछ शोधकर्ता थे ना, जी हाँ। उन्होंने स्टेंसिलिंग का जो सदियों पुराना, बिल्कुल सरल सा तरीका है, जैसे हम कागज पर या दीवार पर करते हैं। हाँ वही, उसी को उन्होंने नैनो स्केल पर लागू करने का तरीका ढूंढ निकाला, और इसी को एटॉमिक स्टेंसिलिंग कहा गया। एटॉमिक स्टेंसिलिंग, नाम में काफी कुछ है। मतलब परमाणुओं से स्टेंसिल बना रहे? हाँ, करीब करीब वैसा ही। ये पूरी प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में होती है। पहला चरण क्या है? स्टेंसिल बनाना। हाँ, स्टेंसिल बनाना। इसमें वो आयोडीन के परमाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आयोडाइड आयन कहते हैं। आयोडीन, नमक वाला आयोडीन? हाँ, उसी परिवार का सदस्य। तो ये आयोडाइड आयन क्या करते हैं, ये छोटे रत्न जैसे दिखने वाले सोने के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नैनो क्रिस्टल कह सकते हैं। सोने के रत्न? वाह। हाँ, बहुत छोटे। तो इन नैनो क्रिस्टल्स के कई सपाट चेहरे, मतलब फ्लैट फेसेस या पहलू होते हैं, जैसे किसी हीरे के होते हैं। ठीक है। ये आयोडाइड आयन जाकर सिर्फ कुछ खास पहलुओं पर ही चिपकते हैं, सब पर नहीं। तो जिन पहलुओं पर ये चिपक जाते हैं, वो ढक जाते हैं, एक तरह का मास्क बन जाता है। अच्छा, तो ये हो गया नैनो लेवल का मास्किंग टेप। उन हिस्सों को ढक दिया जहां हमें कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही समझे। ये हुआ पहला चरण, मास्क बनाना। ठीक है। अब इस पर पेंट कैसे किया? पेंट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया पॉलीमर का। पॉलीमर मतलब लंबी लंबी चेन वाले अणु। पॉलीमर्स, प्लास्टिक जैसे? हाँ, कई प्लास्टिक पॉलीमर्स ही होते हैं। तो ये पॉलीमर अणु एक तरह से पेंट का काम करते हैं।
लेकिन ये पॉलीमर सिर्फ सोने की उन सतहों से ही जुड़ सकते हैं जो आयोडाइड मास्क से ढकी हुई नहीं है। अच्छा, तो जहां मास्क नहीं है वहीं पॉलीमर चिपकेगा। एग्जैक्टली। जैसे आप स्टेंसिल रखकर स्प्रे पेंट करते हैं तो रंग वही लगता है जहां स्टेंसिल नहीं होता। ठीक वैसे ही पॉलीमर सिर्फ नैनो पार्टिकल के खुले हिस्सों पर चिपक कर एक पैच बना देता है। ये तो सुनने में वाकई बहुत सरल और स्मार्ट तरीका लग रहा है। पर क्या इससे वो नियंत्रण मिला जो पहले नहीं था? मतलब पैच का साइज, उसकी जगह, ये सब कंट्रोल कर पाए? यही तो इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वो घोल में आयोडाइड की मात्रा को बहुत ध्यान से कंट्रोल करके ये तय कर सकते थे कि मास्क कितना बड़ा बनेगा और किन किन पहलुओं को ढकेगा। अच्छा। और अगर मास्क पर नियंत्रण है तो इसका मतलब हुआ कि पॉलीमर पेंट से बनने वाले पैच के आकार पर, उसकी शेप पर और नैनो पार्टिकल पर उसकी बिल्कुल सटीक जगह पर भी उनका पूरा नियंत्रण था। कमाल है। हाँ, ये सरल दिखने वाला तरीका असल में बहुत शक्तिशाली साबित हुआ। इससे वो बड़ी संख्या में एक जैसे और पहले से तय डिजाइन वाले पैची नैनो पार्टिकल्स बना सके। और सुना है कि उन्होंने सिर्फ एक दो तरह के नहीं बल्कि कई अलग-अलग डिजाइन के पैच बनाए हैं। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 20 से ज्यादा अलग-अलग तरह के पैची नैनो पार्टिकल्स सफलतापूर्वक बनाए। 20 से ज्यादा? जैसे कुछ कण ऐसे थे जिनके सिर्फ कोनों पर पैच थे, कुछ के सपाट चेहरों के बिल्कुल बीच में पैच थे, कुछ के किनारों पर थे और कुछ पर तो इतने जटिल पैच बनाए कि वो कण आपस में जुड़कर जाली जैसी संरचनाएं बना सके। जाली जैसी, वेब लाइक। हाँ, ये विविधता दिखाती है कि ये तकनीक कितनी वर्सेटाइल है। आप लगभग अपनी मर्जी से नैनो लेवल पर कणों की सतह को डिजाइन कर सकते हैं। ये तो सच में अविश्वसनीय है। मतलब अब हमारे पास वो लेगो ब्रिक्स हैं जिन पर हम जहां चाहें, जैसे चाहें कनेक्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, है ना? इन खास पैची कणों ने कुछ और भी खास कर दिखाया। हाँ, और यहीं पर ये खोज और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। उन्होंने देखा कि जब इन सटीक डिजाइन वाले पैची नैनो पार्टिकल्स को सही माहौल दिया जाता है, सही माहौल मतलब सही सॉल्वेंट, सही तापमान वगैरह, तो ये कण अपने आप ही मतलब खुद ब खुद बिना किसी बाहरी मदद के एक दूसरे से जुड़कर बड़ी और बहुत ही व्यवस्थित 3D संरचनाओं में जम जाते हैं। खुद ब खुद? हाँ, खुद ब खुद। इन मुनज़्ज़म जटिल संरचनाओं को सुपर लैटिस कहते हैं और इस प्रक्रिया को जहाँ छोटे हिस्से अपने आप जुड़कर कुछ बड़ा और व्यवस्थित बना लेते हैं, उसे सेल्फ असेंबली कहते हैं। सेल्फ असेंबली यानी कणों को पता है कि उन्हें कहाँ और कैसे जुड़ना है, सिर्फ उन पैचेस की वजह से। बिल्कुल, वो पैच ही उन्हें गाइड करते हैं। ये नैनो दुनिया में एक तरह का अनुशासन बनाने जैसा है। ये तो नैनो मटेरियल साइंस में बहुत बड़ी बात होगी फिर। बहुत बड़ी बात। कुछ विशेषज्ञ तो इसे इस फील्ड का होली ग्रेल तक कह रहे हैं। होली ग्रेल क्यों? क्योंकि सालों से वैज्ञानिक ये सोच रहे थे, ये सिद्धांत बना रहे थे कि अगर हम सटीक पैची पार्टिकल्स बना पाएं तो उनसे जटिल संरचनाएं बननी चाहिए, खास तौर पर ऐसी संरचनाएं जो नॉन क्लोजली पैक्ड हों। नॉन क्लोजली पैक्ड, ये क्या होता है? क्लोजली पैक्ड तो सुना है, जैसे डब्बे में संतरे भरे हों। हाँ, क्लोजली पैक्ड वही है, कण एक दूसरे से मैक्सिमम सटे हुए, कम से कम खाली जगह। प्रकृति में ज्यादातर क्रिस्टल ऐसे ही बनते हैं, लेकिन नॉन क्लोजली पैक्ड में कण एक खास ज्यादा खुली हुई व्यवस्था में जुड़ते हैं। उनके बीच सोच समझ के खाली जगह होती है। अच्छा, तो ये खुली संरचनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? इन खुली संरचनाओं में बड़े अनोखे गुण हो सकते हैं, खासतौर पर प्रकाश या दूसरी तरंगों के साथ वो कैसे इंटरैक्ट करती हैं। इस मामले में इनसे बिल्कुल नई तरह के ऑप्टिकल मटेरियल बन सकते हैं। लेकिन ऐसी संरचनाओं को बनाना, मतलब नीचे से ऊपर कणों को जोड़कर, ये बहुत मुश्किल था। ज्यादातर ये सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन में ही दिखता था। तो ये असल में संभव नहीं हो पा रहा था। नई प्रयोगशाला में इसे हकीकत बनाना एक चुनौती थी, और यहीं पर ये नई स्टडी एक ब्रेक थ्रू है। जैसा कि नेचर के पेपर में बताया गया है, उन्होंने न सिर्फ सटीक पैची कण बनाए, बल्कि ये भी दिखाया कि इन कणों को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि वो खुद ब खुद पूर्व निर्धारित जटिल नॉन क्लोजली पैक्ड सुपर लैटिस बना लें। मतलब सिद्धांत अब हकीकत बन गया है। हाँ, ये दिखाता है कि हम सिर्फ कण नहीं बना रहे, हम कणों को एक तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो मिलकर क्या बनाएं। हाँ, कणों को प्रोग्राम करना, ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। तो इस नए नियंत्रण का, इस प्रोग्रामिंग क्षमता का असली मतलब क्या है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?
इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेटा मटेरियल्स बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मेटा मटेरियल्स, ये आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, ये ऐसे इंजीनियर्ड पदार्थ होते हैं जिनकी खास बनावट ही उन्हें ऐसे गुण देती है जो प्रकृति में सामान्य रूप से नहीं मिलते। जैसे अदृश्य बनाने वाले क्लोक्स की बात होती है, या ध्वनि को खास तरह से मोड़ने वाले पदार्थ, या ऊर्जा को बहुत कुशलता से सोखने या बदलने वाले मटेरियल, मेटा मटेरियल्स, ये सब कर सकते हैं। और इन्हें बनाने के लिए अक्सर नैनो स्केल पर बहुत सटीक संरचना की जरूरत होती है। तो एटॉमिक स्टेंसिलिंग इसमें मदद कर सकती है। हाँ, ये उस दिशा में एक अहम टूल साबित हो सकती है। और अगर हम आम जिंदगी से जुड़े उपयोगों की बात करें, क्या वहां भी कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल, संभावनाएं बहुत हैं। जैसे एक तो है लक्षित दवा वितरण, मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ऐसे नैनोकण बनाए जा सकते हैं जिनके पैच सिर्फ कैंसर कोशिकाओं से ही चिपकें, दवा सीधे ट्यूमर तक पहुंचे, आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान हो। इससे इलाज ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अति कुशल उत्प्रेरक, यानी अल्ट्रा एफिशिएंट कैटलिस्ट्स। उत्प्रेरक रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं। नैनो कणों पर सटीक पैच बनाकर हम ऐसे उत्प्रेरक बना सकते हैं जो कम ऊर्जा में ज्यादा तेजी से काम करें। इसका उद्योगों और पर्यावरण पर अच्छा असर पड़ सकता है। हाँ, फिर है अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सुपर लैटिस संरचनाएं नए तरह के ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार बन सकती हैं। छोटे, तेज, ज्यादा कुशल और स्मार्ट सामग्रियां? हाँ, स्मार्ट मटेरियल्स। ऐसी चीजें जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने गुण बदलें, जैसे तापमान, रोशनी या किसी केमिकल के संपर्क में आने पर। सोचिए ऐसी खिड़कियां जो धूप के हिसाब से खुद रंग बदल लें, या सेंसर्स जो किसी खास चीज का पता चलते ही संकेत दें। ये संभावनाएं तो वाकई जबरदस्त हैं। पर क्या ये तकनीक सिर्फ सोने के नैनो पार्टिकल्स तक ही सीमित है, या इसे और पदार्थों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक और अच्छी बात है। शोध पत्र इस पर जोर देता है कि ये जो एटॉमिक स्टेंसिलिंग का सिद्धांत है, ये सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा? हाँ, इसे दूसरे पदार्थों से बने नैनो पार्टिकल्स पर भी लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम जो कोर नैनो पार्टिकल है, उसकी सामग्री बदल सकते हैं, उसका आकार, उसकी आकृति बदल सकते हैं। और पैच का मटेरियल भी? हाँ, जो पॉलीमर पेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उसकी केमिस्ट्री भी बदली जा सकती है। इससे पैच को अलग अलग गुण दिए जा सकते हैं। तो ये तो बहुत लचीलापन देता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा वर्सैलिटी है। इसका मतलब है कि भविष्य में इस तकनीक से अनगिनत किस्म के बिल्कुल कस्टम डिजाइन नैनो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। ये एक तरह से मॉड्यूलर नैनो केमिस्ट्री का दरवाजा खोलता है। जैसे लेगो से आप अलग अलग ब्लॉक जोड़कर कुछ भी बना लेते हैं, वैसे ही यहाँ नैनो लेवल पर। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बात क्या है? एक बहुत ही सरल सा आइडिया, कला से प्रेरित स्टेंसिलिंग। हाँ, उसे नैनो स्केल पर ले जाकर वैज्ञानिकों ने नैनो पार्टिकल्स को डिजाइन करने में ऐसा नियंत्रण हासिल कर लिया है जो पहले कभी नहीं था। बिल्कुल सही। ये तकनीक न सिर्फ हमें नैनो दुनिया को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि ये उन्नत सामग्री और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते भी खोलती है। और ये दिखाता है कि कैसे बिल्कुल बुनियादी विज्ञान की खोज, जो शायद सिर्फ जानने की इच्छा से शुरू हुई हो, वो आगे चलकर कितने काम की साबित हो सकती है। हाँ, और ये भी कि कैसे अलग अलग क्षेत्र, जैसे यहाँ कला और नैनो साइंस, जब मिलते हैं तो कुछ बिल्कुल नया और क्रांतिकारी हो सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ताकत। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कभी-कभी जो समस्याएं बहुत जटिल लगती हैं, उनके समाधान बड़ी सरल जगहों पर अप्रत्याशित विचारों में छिपे हो सकते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के और किन क्षेत्रों में हमें ऐसी अचानक सी प्रेरणा मिल सकती है? किन सरल सिद्धांतों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं को हम नई तकनीकों में बदल सकते हैं, जो आज शायद असंभव लगती हों? सोचने वाली बात है कि अगली बड़ी खोज की प्रेरणा शायद किसी लैब से ना आकर कहीं और से आए। बिल्कुल, शायद किसी पेंटिंग से या संगीत से या प्रकृति के किसी और अजूबे से। सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है ये।